नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी स्टार न्यूज। मैं हूं आपके साथ सपना वर्मा। वक्त हो चला है हमारी देवभूमि का। बुलेटिन की शुरुआत हरिद्वार की खबर के साथ। कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने हरिद्वार पहुंचकर यहां पर कॉम्प्लेक्स का निरीक्षण किया। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के निरीक्षण के दौरान उन्होंने अधिकारियों को व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के भी निर्देश दिए। कुमाऊं के कमिश्नर दीपक रावत ने गोलापार इंदिरा गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम और कॉम्प्लेक्स का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने क्रिकेट और इंडोर स्टेडियम को जल्द ट्रांसफर करने के कार्यदायी संस्थाओं को 1 महीने का अल्टीमेटम दिया। उन्होंने क्रिकेट स्टेडियम की घास को स्प्रिंकल से ठीक करने के साथ साथ जरूरत पड़ने पर मरम्मत करने के भी निर्देश दिए। वहीं कार्यदायी संस्था ने कुमाऊं कमिश्नर को बताया कि स्टेडियम में निर्माण का कार्य पूरा किया गया है। इंडोर स्टेडियम में बैडमिंटन कोर्ट, जिम्नेजियम, प्रैक्टिस कोर्ट में फ्लोरिंग का कार्य पेयजल निर्माण निगम की ओर से किया जाना है। खेल विभाग को स्टेडियम के संचालन के लिए विद्युत संयोजन लेने के आदेश दिए गए। निरीक्षण के दौरान कुमाऊं आयुक्त ने कहा कि क्रिकेट और इंडोर स्टेडियम के संचालन, यूजर चार्ज, अनुरक्षण के संबंध में शासन से पत्राचार किया जाएगा। $173 करोड़ का ये प्रोजेक्ट था, जिसमें से 166 का पेमेंट भी हो चुका है। और जो पुराने इसमें ठेकेदार थे, जो भी इसमें वेंडर थे, उन्होंने अपने हिस्से के जो काम थे वो कर दिए हैं। केवल बैडमिंटन कोर्ट में जो फ्लोरिंग के काम हैं और अतिरिक्त कार्य हैं, साइनेजेस के काम हैं, कुछ बास्केटबॉल कोर्ट के काम हैं, वो पेयजल निगम के माध्यम से होने हैं, जिसका जियो हुआ है। लेकिन जो बाकी चीज़ें तैयार हो चुकी हैं, जिसमें कि ये क्रिकेट ग्राउंड भी है, हॉकी वाले में भी टर्फ नहीं लगी, लेकिन उस पर निर्णय लेना है। बाकी आपके जो और कोर्ट्स हैं, मल्टीपर्पज़ कोर्ट है, वो यूजेबल कंडीशन में है। तो स्विमिंग पूल भी आपके यूजेबल कंडीशन में है। तो ये यूज़ किस तरह से हो सकता है, मैं गवर्नमेंट को एक तो रिपोर्ट यहाँ से भेज रहा हूँ। सेकेंडली इस बात पे भी तय चर्चा होनी होगी, निर्णय लेना होगा कि इसको किस प्रकार से चलाना है, क्या यूज़र चार्जेस होंगे, और आगे जो मेंटेनेंस होती है वो एमसी किसके पास रहेगी, इस पे तय होना। कुल मिला के ये कि एक इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया, एसेट अगर बन चुका है तो उसको यूज़ भी होना चाहिए। यूजेबल चीज़ें जब यूजेबल कंडीशन में रहती हैं तो खुद ब खुद उनका मेंटेनेंस अच्छा रहता है। सर बड़ा इन्वेस्टमेंट हुआ और हैंडओवर होना बहुत जरूरी सर क्योंकि सफेद हाथी बन गया, कहीं ना कहीं स्टेडियम रह गया, सर इसमें अपार संभावना है। इसमें डेफिनेटली, क्योंकि एक एसेट बना है तो एसेट को यूज़ भी होना चाहिए। अब इसमें जो दिक्कतें आई हैं उसको आज मैंने देख लिया है, और इससे मैं डिपार्टमेंट को भी और गवर्नमेंट को भी दोनों से इसमें बात करके इसका। उत्तराखंड में नई शिक्षा नीति के तहत पाठ्यक्रमों की तैयारियां विश्वविद्यालय में शुरू हो चुकी हैं। राज्य विश्वविद्यालयों ने नई शिक्षा नीति के तहत पाठ्यक्रम तैयार कर लिया है। प्रस्तुतिकरण के बाद इसे अब कैबिनेट की मंजूरी का इंतजार है। उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि इसे इसी साल नए शिक्षा सत्र से लागू किया जाएगा। उत्तराखंड इसे सबसे पहले लागू करने वाला पहला राज्य होगा। नई शिक्षा नीति के तहत पाठ्यक्रम तैयार किए जाने के लिए माध्यमिक शिक्षा मंत्री की अध्यक्षता में पूर्व में टास्क फोर्स गठित की गई थी। इस उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत के मुताबिक पिछले 6 महीने की कड़ी मशक्कत के बाद उच्च शिक्षा में नई शिक्षा नीति के तहत पाठ्यक्रम तैयार करने के लिए किया गया है। मुख्य सचिव के सामने इसे प्रस्तुतिकरण के बाद एक और बैठक होनी है। इसके बाद इसे कैबिनेट में लाया जाएगा। देखिए, जो एनईपी इस बार लागू हो रही है देश में, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, उसमें स्पष्ट है कि भारतीय ज्ञान परंपरा के आधार पर शिक्षा होगी। हम स्थानीय लोक भाषाओं को भी उसमें जो है प्रोत्साहन दिए जाएंगे। और अब देश का पहला राज्य उत्तराखंड होगा जो कि इसी सत्र से अपने राज्य में एनईपी को लागू करने जा रहे हैं। आजकल कैरिकुलम की तैयारियां चल रही हैं, और मैंने ये कहा है कि हम अपने पाठ्यक्रमों में, कैरिकुलम में ये व्यवस्था बनाएंगे कि हमारा बच्चा जो है उत्तराखंड का इतिहास भी पढ़ेगा, यहाँ का भूगोल भी पढ़ेगा, और वेद और उपनिषद और रामायण का जो है
उसका भी समावेश जो है अपने हम करिकुलम में रखेंगे, लेकिन पहले हम पब्लिक डोमेन से सुझाव ले जाएंगे। और एनईपी में व्यवस्था दी गई है और मैं कह सकता हूं कि हम एक अच्छा करिकुलम अपने राज्य में बनाने जा रहे हैं और कल इसकी बैठक भी हम लोगों ने रखी है और इसका ड्राफ्ट जो है कैबिनेट में जाके इसी सत्र जुलाई से हम एनईपी को लागू करने जा रहे हैं। बाजपुर में चोरी की घटनाएं लगातार तेजी से बढ़ती जा रही है। इसी कड़ी में बाजपुर में किराने के स्टोर में भी चोरी की गई है। बाजपुर चीनी मिल के पास अज्ञात चोरों ने किराने की दुकान की दीवार काटकर चोरी की घटना को अंजाम दिया है। घटना की सूचना मिलते ही पालिका अध्यक्ष गुरजीत सिंह और पुलिस टीम मौके पर पहुंच गई। वहीं दुकान के मालिक ने पुलिस से कार्रवाई की मांग की है। इससे पहले भी बाजपुर से कई तरह की चोरी की घटनाएं सामने आ चुकी है। बाजपुर में तेजी से चोरी की घटनाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, जहां चोरों को पुलिस का जरा भी डर नहीं है। यही कारण है कि बाजपुर चीनी मिल के पास समीप गुप्ता किराना स्टोर को चोरों ने अपना निशाना बना लिया, जहां चोरों ने रविवार देर रात दुकान के पीछे की दीवार काटकर दुकान में रखी हजारों की नकदी और सामान चोरी कर लिया। चोरी की जानकारी तब मिली जिस दौरान दुकान का मालिक अर्पित गोयल दुकान को खोलने के लिए पहुंचा था, जहां दुकान के मालिक ने दुकान में सामान को बिखरा हुआ पाया। जिसके बाद दुकान के मालिक ने घटना की जानकारी तुरंत पालिका अध्यक्ष गुरजीत सिंह और पुलिस की टीम को दी। सूचना मिलते ही पालिकाधीश और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। वहीं पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए सीसीटीवी कैमरों की मदद से चोरी में लिप्त 2 युवकों को गिरफ्तार कर लिया है। इस दौरान सीओ वंदना वर्मा ने बताया कि चोरी की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची थी और कार्रवाई करते हुए 2 युवकों को गिरफ्तार कर लिया है और दोनों को न्यायालय भेज दिया गया है। ₹12,000 की तो नकदी हुई है और इसमें सिगरेट के डब्बियाँ गायब है, डंडे गायब है सिगरेट के, और हमारे कागजात, एक हमारा बैग गायब है जिसमें सरकारी कागज़ और चेकबुक, पासबुक और उसमें भी था नगद, और चॉकलेट के बॉक्स में चॉकलेटें गायब हुई हैं और अन्यथा छोटा छोटा सामान भी गायब हुआ है। चोरी में लगभग 2 लोग हैं, पीछे से दीवार काटी गई है। एक सूचना मिली थी, ये बाजपुर चीनी मिल में एक किराने की दुकान में सेंध लगाकर दुकान के अंदर घुसकर 4,000 रुपये और दुकान स्वामी का आधार कार्ड और बैंक की पासबुक चोरी कर लिए गए हैं। तो इसमें हमने सीसीटीवी कैमरों का अवलोकन किया तो उससे पड़ोस में ही रहने वाले 2 लड़के इसमें आइडेंटिफाई हुए हैं। एक इसमें सुनील कुमार है और एक सत्येंद्र है। दोनों ही लड़कों के पास सारा माल भी बरामद हुआ है और माननीय न्यायालय के समक्ष इनका रिमांड लिया जा रहा है। पौड़ी में भू माफियाओं के कहर का शिकार इन दिनों सैनिक का एक परिवार हुआ है, जिसकी उन्होंने न्याय की गुहार लगाई है। उनके साथ मारपीट भी हुई है। पौड़ी के श्रीनगर के सुईद गांव के एक सैनिक परिवार ने भू माफियाओं पर उनकी जमीन कब्जाने और मारपीट करने का आरोप लगाया है। पीड़ित परिवार ने डीएम से मुलाकात कर न्याय दिलाने की मांग की है। श्रीनगर के सुईद गांव की आशा रावत, लक्ष्मी रावत ने डीएम पौड़ी से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने डीएम को बताया कि क्षेत्र के एक भू माफियाओं की ओर से उनकी जमीन कब्जाने का प्रयास किया जा रहा है, जिसका विरोध करने पर भू माफियाओं की ओर से उनके साथ मारपीट भी की गई। आरोप लगाया गया कि मारपीट की घटना होने के बाद थाने से तहसील तक आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई, लेकिन थाने से लेकर तहसील प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की, जिससे कि भूमाफियाओं के हौसले बुलंद हो रहे हैं। आशा रावत ने बताया कि उनका बेटा सेना में है, देश की सेवा कर रहा है और यहाँ भूमाफियाओं की ओर से उनकी जमीन पर कब्जाने के साथ साथ उनके साथ मारपीट की जा रही है। लक्ष्मी देवी ने कहा कि जल्द ही उनको न्याय नहीं मिलने पर वो आत्मघाती कदम उठाने को मजबूर होंगे। उधर डीएम डॉक्टर विजय कुमार जोगदड़े ने बताया कि मामले की जांच को लेकर एसडीएम श्रीनगर को निर्देश दे दिए गए हैं। साथ ही मारपीट की घटना से संबंधित थाना अध्यक्ष और मुकदमा दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। जैस्मिन में उन्हें हमें अभी तक कुछ बताया नहीं इस बारे में, क्योंकि परेशान हो जाएंगे, वो तो ड्यूटी कर रहे हैं। अगर ऐसे ही हमारे साथ होता रहा तो हम तो आत्महत्या कर लेंगे सर।
उसमें हमें इतना परेशान करता है। थाने वाले हमारी मदद नहीं करते कोई। थाने वाले बोलते हैं कि तुम तहसील चले जाओ, तहसील वाले बोलते हैं कि तुम थाने चले जाओ। कितनी चक्कर मारे हम, ये हाथ टूट रखा है इनका, तो उन्होंने अभी तक उस पर मुकदमा दर्ज नहीं किया। क्यों नहीं सुनता हमारी कोई भी? ये तो देखो, मेरे पति तो इनकी रक्षा कर रहे हैं, तभी तो आज ये लोग खड़े हैं यहाँ पे। ये भी तो देखो, हम उनके लिए एक खेत नहीं बचा सकते क्या? अब मेरे ससुर जी पैरालाइज के मरीज, बच्चे हमने ये ला रखे हैं गोदी में, किसके साथ छोड़े हम? घर में भी एक छोटी बच्ची है मेरे ननद की, उसके वो छोड़ रखे हमने उनके साथ। अब भगवान जाने वो देख पाते हैं उसको कि नहीं देख पाते। दूध भी कैसे बनाएंगे उसके लिए? गाय बच्चे हमारे घर में, बहुत सारे काम होते हैं। हम हमेशा ऐसी परेशान नहीं, कब कितना टाइम हो गया, 1 साल हो गया हमें ऐसे परेशान होते होते, कोई नहीं सुनता सर। माफिया ने कब्जा कर रखा है। वो बोलता है ये ज़मीन मेरी है, तुम्हारा यहाँ कोई कुछ नहीं है। और हमें तो इतनी परेशानी है, वो हमें मार पीट करने के लिए आता है। और वो हमें बोलता है चारों तरफ उसने कैसरीन ज़मीन में तार एंगल डाल रखे हैं। कैसरीन ज़मीन में उसने अपना गेट लगाया, गेट तो हमने उसने ताला लगा रखा था, हमने वो गेट तोड़ा, ताला तोड़ा हमने कि हमने अपने खेत में कैसे जाना है। वो बोलता है तुम्हारा यहाँ कोई रास्ता नहीं है। उन्हें गांव वालों का रास्ता भी बंद कर रखा है। आपने अभी तक मैंने तो वहाँ पर पूरी तहसील में मैं रोज जाती हूँ, पैदल जाती हूँ, मेरे पैरों में छाले निकल गए वहाँ जाते जाते। मैंने एक बार SDM साहब से मैं रोई भी, कितनी रोई मैंने कहा सर हमारी मदद करो। वो बोल हम कुछ नहीं कर सकते। SDM साहब बोल रहे हैं। SDM साहब मौके पे भी आए, मौके पे भी उन्होंने बोला आपका रास्ता यहाँ नहीं है, जहाँ पैर रखने की जगह नहीं है वहाँ बोल रहे हैं कि मैंने कहा सर अपनी गाड़ी को भी वहीं ले जाओ। में जो है एक परिवार में 4 भाई थे। 4 भाइयों में से 3 भाइयों ने अपना ज़मीन बेच दिया है। जो चौथे भाई हैं उनका उस ज़मीन को लेकर आपस में कुछ विवाद है, जो उस ज़मीन पर अपना कब्जा बताना चाह रहे हैं, बट उनके पास में कोई अभिलेख नहीं है। उसके अभिलेख के अभाव में वहाँ पर पैमाइश करना या उसका नपत करना संभव नहीं हो पा रहा है। हमने दोनों पक्षों के बीच में SDM को भेजकर, तहसीलदार को भेजकर वहाँ पे पैमाइश करने के लिए उनको बता दिया है कि वो एक बार जांच कर लें। लेकिन जब तक उनका बंटवारा नहीं कर पाएंगे, जब तक उनका सही ढंग से उसको नपत नहीं कर पाएंगे, तब तक कोई निर्णय करना संभव नहीं हो पाएगा। उनको अवगत करा दिया गया है। और जहां मौके पर मारपीट हुआ है उसको देखते हुए संबंधित थानाध्यक्ष को उसमें FIR दर्ज करने के लिए निर्देश दिया जा रहा है और साथ में ही उसमें नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। दोनों प्रकरणों को अलग अलग तरीके से निस्तारित किया जाएगा। एक फौजदारी वाद है और एक राजस्व वाद। उत्तरकाशी में गंगोत्री धाम के दर्शन शुरू हो गए हैं। इसको लेकर श्रद्धालुओं की भीड़ भी दिखाई दी। इसके बाद आपको बता दें कि मां गंगा की डोली अपने शीतकाल आवास मुखुआ से गंगोत्री धाम के लिए प्रस्थान कर चुकी है। सोमेश्वर देवता के सानिध्य में मां गंगा की डोली अपने शीतकालीन आवास से मुखुआ से गंगोत्री धाम के लिए निकल चुकी है, जिसके बाद कडौली भैरव घाटी पहुंची। दरअसल आज से श्रद्धालुओं के लिए मां गंगा के दर्शन गंगोत्री धाम में होंगे। पिछले 2 वर्षों से कोरोना के समय श्रद्धालुओं को मां गंगा के दर्शन नहीं हो पा रहे थे। इस दौरान इस बार सभी श्रद्धालु मां गंगा के दर्शन कर पाएंगे। गंगा के शीतकालीन प्रवास स्थल मुखुआ में उत्सव का माहौल नजर आया। जम्मू कश्मीर लाइव इन्फेंट्री रेजिमेंट के जवान अपने बैंड के साथ इस उत्सव में पहुंचे, जो कि डोली यात्रा के साथ गंगोत्री तक जाएंगे। वहीं मां यमुना की डोली खरसाली से रवाना होगी। गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट मंगलवार को खुलने हैं। मार्कंडे मंदिर में मां गंगा जी का यहाँ पर अन्नपूर्णा मंदिर में विश्राम हो रहा है। उसके बाद देवी मंदिर में और रात्रि विश्राम भैरव घाटी में होगा। विगत वर्षों आपने देखा होगा कि कोरोना के कारण श्रद्धालु ना के बराबर थे, लेकिन इस बार काफ़ी संख्या में क्षेत्र के लोग और बाहर से भी बहुत लोग आए हुए हैं और मां गंगा जी को आज एक खुशी के माहौल में विदा कर रहे हैं। 6 माह गंगा जी के यहाँ पर पूजा अर्चना हुई और इस उम्मीद के साथ कि मां गंगा जी के कपाट जो गंगोत्री में कल जो 11:15 बजे खुलेंगे, उसके बाद जो ये कोरोना का जो साया पूरे देश में चल रहा है उससे मुक्ति मिले और शांति हो और यात्रा बहुत अच्छी चले। लोगों का जो रोजगार ठप हो गया था वो अच्छा चले। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय गंगा मैया। बाजपुर में फायरिंग मामले में पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिसमें से एक आरोपी अभी भी फरार है।
दरअसल बीते दिनों बाजपुर के ग्राम पिपलिया में नेत्र प्रकाश शर्मा के घर पर हुई फायरिंग मामले में पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय भेज दिया है, जबकि घटना के मुख्य आरोपी अविनाश शर्मा सहित अन्य आरोपी पुलिस की उससे फरार चल रहे हैं। आरोपी अविनाश शर्मा की गिरफ्तारी नहीं होने से ग्राम पिपलिया के लोगों में खासा आक्रोश व्याप्त है। इसी के चलते ग्राम पिपलिया की महिलाएं ग्राम प्रधान रमनीक शर्मा के नेतृत्व में कोतवाली पहुंची, जहां महिलाओं ने अविनाश शर्मा के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और जल्द ही गिरफ्तारी की मांग की। इसको लेकर एसएसपी मंजुनाथ टीसी को संबोधित ज्ञापन कोतवाल प्रवीण सिंह कोशियारी को सौंपा। इस दौरान ग्राम प्रधान रमनीक शर्मा ने कहा कि गोलीकांड से गांव के लोग दहशत के माहौल में हैं। इस दौरान उन्होंने पुलिस से आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की। ट्वेंटी 27 की रात को हमारे ग्राम पिपलिया में आधी रात को करीब 12:30 बजे अविनाश शर्मा द्वारा बहुत ही आत्मघाती हमला, बहुत फायरिंग करी गई नेत्र प्रकाश जी के घर में। वो अपने घर में सो रहे थे रात के टाइम और बहुत ही अंधाधुंध फायरिंग करी उन्होंने। हमारे गांव में बहुत ही दहशत वाला माहौल है। उनके पुराने रिकॉर्ड को, उनके परिवार के पुराने रिकॉर्ड को देखते हुए हम यही चाहते हैं कि उनकी जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो और हमारे ग्राम में बिल्कुल शांति रहे। हल्द्वानी में हनुमान चालीसा का पाठ पढ़कर लौट रहे बजरंग दल के कार्यकर्ताओं पर हमला किया गया, उनके साथ मारपीट की गई। हल्द्वानी में हनुमान चालीसा का पाठ पढ़कर लौट रहे बजरंग दल के कार्यकर्ताओं की शनिवार रात को पिटाई हो गई। मामले में पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर 11 लोगों को हिरासत में ले लिया है। दूसरी तरफ घटना को लेकर बजरंग दल के लोग बैठक कर रहे हैं। मौजूद लोगों ने बताया कि हनुमान चालीसा पाठ कर घर लौट रहे थे। युवक हनुमान गढ़ी के पास गन्ने का जूस पीने के लिए रुके थे। इसी दौरान वहां करीब 6 से 7 बाइक से बड़ी संख्या में विशेष समुदाय के लोग पहुंच गए और तीनों युवक के गले में भगवा गमछा पड़ा देख बजरंग दल का सदस्य होने के बारे में पूछा और अचानक हमला कर दिया। फिलहाल मारपीट को लेकर क्षेत्र में तनाव की स्थिति बनी हुई है, जिसे लेकर पुलिस अलर्ट है। देखिए, कल जानकारी मिली थी कि शाम को 7:30 बजे लगभग 50 से 60 लोगों का एक झुंड कुछ हनुमान भक्तों को और जिन्होंने भगवा धारण किया था उनके ऊपर उन्होंने हमला किया। धारदार हथियार से लेकर पत्थर इत्यादि सभी से उनके द्वारा हमला किया गया और स्थानीय निवासियों का ये कहना है कि इतनी पत्थर की बरसात हमने कभी देखी भी नहीं। तो शीशमल के क्षेत्र के लोगों को बड़ी पीड़ा है कि इस तरह का अराजक तत्व और एक समुदाय विशेष के कुछ लोगों के द्वारा ये काम किया गया। और इस संबंध में सभी लोग कल थाने गए थे। थाने जाके हम लोगों ने पुलिस प्रशासन को आगाह किया कि इस तरह की घटना बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हम सहनशील हो सकते हैं लेकिन हम निर्भीक भी हैं। कल रात को शीश महल जो काठगोदाम थाना क्षेत्र के अंतर्गत है, वहाँ पे ये सूचना आई कि कुछ लोगों ने पथराव किया है। हनुमान चालीसा पाठ करने के बाद कुछ लोग बाहर निकल रहे थे तो आपस में कुछ तकरार हुई है। इनमें पथराव की बात जब सामने आई तो पुलिस मौके पे पहुंची है और उसके बाद तमाम सारे लोग जो हिंदू संगठनों के थे वो थाने पे आए, उनके द्वारा तहरीर दी गई है। उस तहरीर पे एफआईआर कायम की गई है और इस प्रकरण की जांच शुरू कर दी गई है। इसमें अभी तक 10 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं, अन्य लोगों को चिन्हित किया जा रहा है। इसमें आज इस जगह पे जो संगठनों के लोग हैं वो आए थे और उनके द्वारा ये मांग की गई है कि जो बाकी लोग हैं उनको भी गिरफ्तार करें, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करें। तो उनको आश्वस्त किया गया है कि इसमें चिन्हीकरण का काम चल रहा है, सीसीटीवी फुटेज देखे जा रहे हैं और जो इसमें सीसीटीवी चिन्हीकरण के बाद जो तर्क सम्मत कार्रवाई होगी, जो विधिसंगत कार्रवाई होगी वो की जाए। खटीमा में नया नियम लागू हुआ है जो कि दूसरे राज्यों से आए लोगों के लिए जुड़ा हुआ है। उत्तराखंड शासन में एक नया नियम लागू हुआ है और उस नियम अनुसार अब उत्तराखंड के बाहरी राज्यों से आने वाले लोग बिना सत्यापन के उत्तराखंड में अपना रोजगार नहीं कर पाएंगे। इसी क्रम में शासन के निर्देश पर पुलिस प्रशासन ने खटीमा में बाहरी राज्यों से आकर रोजगार करने वाले लोगों का सत्यापन काम लगातार तेजी से कर रही है। साथ ही
एसएसआई देवेंद्र गौरव ने बताया कि बाहर से आकर रोजगार करने वालों और बिना सत्यापन के किराएदारों का सत्यापन अभियान चलाया जा रहा है। इस दौरान लगभग 5 दर्जन चालान काटे गए। साथ ही उन्होंने बताया कि आगे भी ये अभियान लगातार चलता रहेगा। एसएसपी सर द्वारा सभी थानों को निर्देश दिया गया है कि प्रत्येक दिन जो ये उत्तराखंड से बाहरी राज्यों से आकर जो लोग यहाँ पर डेली बेसिस में काम कर रहे हैं, फड़, ठेली, रेहड़ी वगैरह लगा रहे हैं, तो उनका सत्यापन किया जाना आवश्यक है। इसी के क्रम में आज खटीमा पुलिस द्वारा इस्लाम नगर क्षेत्र में और खलंजा मार्केट आदि क्षेत्रों में सत्यापन का प्रोग्राम किया गया है, जिसमें करीब 5 दर्जन लोगों का सत्यापन किए गए हैं और साथ ही साथ लगभग 40 हेल्पर द्वारा चालान किए। ये अभियान लगातार जारी रहेगा। बाजपुर में गोलीकांड मामले को लेकर पुलिस पर कई तरह के गंभीर आरोप लगाए गए। पुलिस पर दस्तावेजों से छेड़छाड़ करने का आरोप लगा। आपको बता दें कि बाजपुर में बीते दिनों हुए गोलीकांड ने आरोपी अवनीश शर्मा के अधिवक्ता विजय गर्ग ने पुलिस पर सरकारी दस्तावेजों से छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया है। इस दौरान उन्होंने मामले में निष्पक्ष जांच कराने और आरोपी पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई की मांग करने की बात कही है। बता दें कि बाजपुर के गांव पिपलिया में बीते दिनों नेत्र प्रकाश शर्मा के घर हुई फायरिंग के मामले में एक नया मोड़ सामने आया, जिसमें फायरिंग की घटना के मुख्य आरोपी अविनाश के अधिवक्ता विजय गर्ग ने पुलिस पर सरकारी दस्तावेजों से छेड़छाड़ करने और बिना विवेचना के धाराओं को बदलने का आरोप लगाया है। उन्होंने बताया कि पहले पुलिस ने अविनाश शर्मा और उनके साथियों पर 452 धारा के तहत मुकदमा दर्ज किया था, लेकिन बिना विवेचना के पुलिस ने सरकारी दस्तावेजों में 452 की जगह 395 बदलकर न्यायालय में पेश की। उन्होंने बताया कि न्यायालय से प्राप्त हुए दस्तावेज इस बात की पुष्टि हुई है। इस दौरान उन्होंने पुलिस पर नियम विरुद्ध कार्य करने का आरोप लगाया है और उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त जज से जांच कराए जाने की मांग की है। ये सुबह जब ये 4:44 में मुकदमा दर्ज हुआ, लगभग मैंने 7 बजे ये एफआईआर जो है डाउनलोड की थी 172/2022, जिसमें धाराएं जो दर्ज हुई थी 323, 504, 506 और 300 और 452। लेकिन मैंने उसकी जो दर्ज की थी उसकी कॉपी भी निकाली थी। उसके बाद जो इन्होंने न्यायालय में दीपक शर्मा और मोहित अग्रवाल को जो पेश किया, उसके साथ जो एफआईआर लगाई उसमें धारा 395 इन्होंने 452 किया, 395 कर दिया गया। उसके बाद मैंने शनिवार को माननीय न्यायालय से इसकी सर्टिफाइड कॉपी जब ली तो मुझे पता चला कि इन्होंने ये एफआईआर में टेम्परिंग का कार्य किया है। यदि एक विषय था कि ये विवेचक द्वारा यदि जांच में घटाया बढ़ा जाता तो वो कोई इशू नहीं था, लेकिन इन्होंने उसी एफआईआर को जो मैं निकाल रहा हूँ उसमें 452 आ रही है, जो पुलिस दे रही है उसमें 395 आ रही है। ये अंतर ये 452 का मतलब है घर में घुसना और 395 का मतलब है डकैती। बहुत विधि विरुद्ध है, इसकी जांच होनी चाहिए और हाई कोर्ट के किसी सेवानिवृत्त अधिकारी से इसकी जांच होनी चाहिए, किसी माननीय उच्च न्यायालय के किसी अधिकारी से जांच होनी चाहिए इसकी। मैं तो ये कहता हूँ जो सत्यता है वो जनता के सामने आनी चाहिए, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई। काशीपुर में ईद उल फितर की धूम देखने को मिली। इस दौरान मुस्लिम समुदायों में हर्षोल्लास का माहौल रहा। ईद की तारीख हिजरी कैलेंडर के कारण हर साल बदलती है। दुनिया भर में आज यानी मंगलवार को धूमधाम से ईद उल फितर मनाई जा रही है। सोमवार शाम को शव्वाल का चांद दिखाई दिया। दरअसल रविवार को शव्वाल का चांद दिखाई नहीं दिया था। बता दें कि ईद की तारीख हिजरी कैलेंडर के कारण हर साल बदलती है। ये कैलेंडर चंद्रमा पर आधारित होता है। इससे चांद की घटती बढ़ती चाल के अनुसार दिनों की गिनती की जाती है। जब एक नया चांद दिखाई देता है और धार्मिक अधिकारियों की ओर से इसकी पुष्टि की जाती है तो इस्लामी महीना शुरू हो जाता है। नया चांद दिखने के आधार पर ही दुनिया भर में अलग अलग दिनों में ईद का त्योहार मनाया जाता है। ईद उल फितर यानी मीठी ईद रमजान के रोजे की समाप्ति पर सुबह से शाम तक मनाई जाती है और महीने भर के रोजे के दौरान शक्ति और धीरज प्रदान करने के लिए अल्लाह को धन्यवाद देने के लिए मनाई जाती है।
पे हमने अब से पहले भी यही संदेश दिया है अपनी कौम को, हमारे काशीपुर शहर के तमाम मुसलमानों को, कि अमन व शांति बनाए रखें। और इस वक्त जो है हम ईदगाह में खड़े हुए हैं काशीपुर शहर की, माशाल्लाह वो बड़ा सुकून और इत्मीनान से ईद की नमाज़ अदा की गई है और काफ़ी तादाद में तकरीबन 20 से 25 हज़ार लोगों ने नमाज ईद उल फितर अदा की है। और हमारे यहाँ पे माशाल्लाह जो भी मामला चलता है बड़े सुकून और इत्मीनान से होता है। हमने यही पैगाम दिया है कौम को अपनी कि भाईचारगी रखें, आपस में इत्तेफाक व इत्तिहाद रखें, क्योंकि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से 1450 साल पहले यही पैगाम दिया कि भाईचारगी रहनी चाहिए, मोहब्बतें और इन्फिराद रहना चाहिए, आपस में इत्तेफाक रहना चाहिए, कोई आपस में कोई खराबियाँ नहीं होनी चाहिए, एक दूसरे से गले मिलें और दिल भी मिलाते रहें, गले भी मिलते रहें, भाईचारगी का पैगाम भी देते रहें। देश के कोने कोने में आज ईद की धूम है। ईद के पर्व को बड़े हर्षोल्लास से मुस्लिम समुदाय के अलावा भी सभी तमाम समुदाय के लोग बड़े प्रेम से भाईचारे के साथ मनाते हैं। ईद में एक अलग ही अलौकिकता देखने को मिलती है। हमारी देवभूमि में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए AB स्टार न्यूज़। नमस्कार।